बोर्ड साफ दिख रहा है? बोर्ड यस सर, दिख रहा है। लेट्स स्टार्ट द मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोगों ने म्यूजिक की बुक्स की बात की थी, लिटरेचर की। लेट्स सी है मुगल आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर है, जो इंडियन ट्रेडिशन को एमलगेमेट किया गया साथ विद टर्को इरानियन कल्चर। तो फर्स्ट क्या हो गया? एमलगेमेशन। किसका? इंडियन ट्रेडिशन का। इंडियन ट्रेडिशन को हमने एमलगेमेट कर दिया किससे? टर्को ईरानी के साथ। तो ए एंड बी, जो हमारा मुगलों के आगमन के बाद जो आर्किटेक्चर बनता है, उस आर्किटेक्चर में हमने क्या किया? हमने उसको टर्को ईरानियन कल्चर के साथ उसको हमने मर्ज कर दिया। अब जो मर्ज करने से फायदा क्या हुआ कि हमको एक कंपोजिट सिस्टम प्राप्त होने लगा। कंपोजिट सिस्टम कि एक दो परंपराओं का रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो? हो रही है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो दो परंपराओं का यहाँ पर सम्मिश्रण हो गया। तो अकबर ने जो डिसीजन लिया, जो मुगल काल के समय में जो डिसीजन हुआ, कि जो डिसीजन ये हुआ कि किस तरह से आर्किटेक्चर बने थे। यूज ऑफ रनिंग वाटर। अब आते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इनके इश्यूज थे। यूज ऑफ रनिंग वाटर, बहते पानी का प्रयोग पैलेसेस में और प्लेजर रिसोर्ट में, ये इनका स्पेशल फीचर था। तब सवाल क्या होगा? ये किसका फीचर था? ए दिल्ली सल्तनत का, बी विजयनगर का, सी चोल का, डी मुगल का। बहते पानी का प्रयोग अपने पैलेसेस में, इन देयर पैलेसेस एंड प्लेजर रिसोर्ट। Who has this type of the special feature? What answer? मुगल। मुगल ने बहते पानी का जो प्रयोग किया है वह अपने यहाँ सबसे ज्यादा किया है। अगर हम इसको इतिहास में जाएं तो जो बाबर था वह भी इस बात का शौकीन था गार्डन्स का, और उसने लेड आउट किया ए फ्यू जो कुछ गार्डन आगरा और लाहौर में। तो अकबर, अगर हम देखिए मुगल में बाबर ने भी गार्डन का इस्तेमाल किया, गार्डन बनाने लगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण गार्डन मुगल काल हुआ है, निशात बाग हुआ है। कहां पे? कश्मीर में है, शालीमार लाहौर में है, पंजाब पिंजौर पंजाब। जो एक सवाल और आ गया, शालीमार, तीन इनके महत्वपूर्ण गार्डन आपको दिखाई देते हैं। ये कहां पे हैं? निशात बाग, कश्मीर। कश्मीर में क्या है? निशात बाग। निशात बाग जो गार्डन है ये कश्मीर में है। शालीमार लाहौर, पिंजौर पंजाब। तो एक सवाल क्या बना दिया हमने कि आप गार्डन जो मुगल काल में बने थे उन गार्डन का मैच कराना शुरू करिए। अब ये जो हमारा आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर में शेरशाह का भी कॉन्ट्रिब्यूशन है। जो मसूलियम एट्स ससरा, एक सवाल आता है कि किसके मसूलियम कहां थे? शेरशाह, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब आइए इसका हो गया है औरंगजेब। पीसेस बहुत आता भी। इनके मुसोलियम, इनके मकबरे कहां है? 1 2 3 4 5 6। ये है 7वां है हिकमत दौला का मकबरा।
ये 7 आपको मकबरे याद करने पड़ेंगे, सूनर लेटर आपको भी लेक्चर के अंत में सब पता लग जाएगा। तो शेर शाह का कहां पे है? सहसाराम में। तो शेर शाह का मकबरा सहसाराम में है। वह एक न्यू इम्पेटस देता है जो आर्किटेक्चर शेर शाह ने दिया है। जो उसका फेमस मसोलियम है, जो मकबरा है सहसाराम बिहार में, और उसकी मॉस्क है ओल्ड फोर्ट एट दिल्ली। मॉस्क ओल्ड फोर्ट एट दिल्ली। तो दो महत्वपूर्ण इमारतें शेर शाह के समय की है, और जो आर्किटेक्चर मार्ग में जाती है, जो कहते हैं कि आर्किटेक्चर का बहुत उच्च बिंदु है। ये फॉर्म दे फॉर्म द क्लाइमेक्स ऑफ द प्री मुगल स्टाइल। अभी जो सहसाराम है ये, और ये क्लाइमेक्स। अब अगला सवाल क्या हो गया? क्लाइमेक्स ऑफ प्री मुगल इरा। ए और बी, ये दो इमारतें क्या हैं? यह दोनों इमारतें मुगल इरा के पहले की क्लाइमेक्स कही जाती है। तो जो आर्किटेक्चर की स्टाइल थी मुगल काल के पहले, वह उसमें जो मौसोलियम है, मकबरा है शेर शाह का सासाराम में, और जो उसकी मॉस्क है ओल्ड दिल्ली में, दो प्री मुगल इरा के क्लाइमेक्स कहे जाते हैं। जो अकबर था वो पहला रूलर था जिसके पास समय मिला और संसाधन थे कि वह कंस्ट्रक्शन को लार्ज स्केल पे कर सके। उसने एक सीरीज ऑफ फोर्ट बनाए, और जो मोस्ट फेमस फोर्ट है वो कौन सा है? आगरा फोर्ट। मोस्ट फेमस फोर्ट जो है आगरा फोर्ट है। और आगरा फोर्ट किसका बना हुआ है? रेड स्टोन का बना हुआ है। जो आगरा फोर्ट है वो जो रेड सैंडस्टोन है उसका आगरा फोर्ट। ये सवाल आ चुका है कि आगरा फोर्ट किस स्टोन में था? तो आगरा फोर्ट किसका बना है? रेड सैंडस्टोन का आगरा फोर्ट बना हुआ है। अब जो अकबर का जो एक फोर्ट था, अकबर ने कितने फोर्ट बनाए ये आपको जानने होंगे। तो अकबर के जो फोर्ट थे उसमें पहला महत्वपूर्ण फोर्ट था जो आगरा फोर्ट है, जो कि रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और जो क्लाइमेक्स था फॉर बिल्डिंग, अभी फोर्ट आगरा, लेकिन जो क्लाइमेक्स है फोर्ट का कौन सा है? रेड फोर्ट दिल्ली। दो सवाल देखिए। जो आगरा फोर्ट है वो अकबर का पहला महत्वपूर्ण फोर्ट है। फोर्ट का क्लाइमेक्स कौन सा है? रेड फोर्ट दिल्ली। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। हु मेड दिस? शाहजहां। शाहजहां। Just see the very fine lines in the question कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हम लोग स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्या है? फतेहपुर सीकरी। 1572 सीकरी, फतेहपुर सीकरी, जो अकबर ने एक नया मकान बनाने की कोशिश की, नया शहर बनाने की कोशिश की। तो आगरा फोर्ट रेड है, और इलाहाबाद, तो लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और आगरा का, 3 किले अकबर ने बनाए। और शाहजहां का जो रेड फोर्ट है ये क्या है? क्लाइमेक्स ऑफ फोर्ट बिल्डिंग है। अब 1572 में फतेहपुर सीकरी का काम अकबर स्टार्ट करते हैं। अब यह जो स्टाइल है इसमें गुजराती स्टाइल और आर्किटेक्चर देखने को प्राप्त होता है, लेकिन इसमें पर्शियन सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है। किसमें है? ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स में, यूज्ड फॉर डोर डेकोरेशन। जो पर्शियन सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है, ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स है, जिसको डेकोरेशन के इस्तेमाल किया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जामा मस्जिद, इसी में बुलंद दरवाजा। इसका जो सदर्न गेट है, एक सवाल बहुत आता है, जो सदर्न गेट है जामा मस्जिद का वह बुलंद दरवाजा है। यह 176 फीट ऊंचा है। और यह सवाल बहुत आता है कि बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया था? गुजरात विक्ट्री टू कोमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात, गुजरात की विक्ट्री ऑफ गुजरात, टू कोमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात। इस में ये क्या? हाफ डोम पोर्टल डिवाइस जो ये बना है बुलंद दरवाजा,
ये कहां से लिया गया? बोरोड फ्रॉम ईरान। ये जो बुलंद दरवाजा है हाफ पोर्टल डिवाइस है, ये क्या है? बोरो किया गया है ईरान से। और अगर का जोधाबाई पैलेस और पंचमहल, यह इसके दो अलग, दो 5 देश, दो और इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? एनी डाउट? नो डाउट। तो जो अगर हम इसको एक समराइज करने की कोशिश करें अकबर के रेल की महत्वपूर्ण इमारतों को, तो जो रनिंग वाटर था, मुगल क्या थे? वो फॉन्ड ऑफ द लेइंग गार्डन विद रनिंग गार्डन, सॉरी विद रनिंग वाटर। और उसी में जो मुगल गार्डन थे, जो निशात बाग कश्मीर था, शालीमार बाग लाहौर था, पिंजौर गार्डन पंजाब में था, वो आज सर्वाइव किया है। और शेर शाह के समय में जो मुस्लिम मस्सा बिहार था, और पुराना किला के पास में जो नियर दिल्ली था, जो मस्जिद बनाई थी। यह जो दो मॉन्यूमेंट्स थे, यह आर्किटेक्चरल मार्वल थे बिफोर द मुगल एम्पायर। अब जहांगीर के समय में बिल्डिंग इंटायरली ऑफ मार्बल। तो जहांगीर का, अगर हम मुगल और जहांगीर के बीच देखने की कोशिश करें, तो मुगल और जहांगीर के समय, अब ये बाबर के समय कुछ खास हुआ नहीं। बाबर ने एक दीन पनाह नाम के शहर की दीन पनाह नाम का एक शहर बनाया। बाबर के बाद जो हुमायूं था, हुमायूं के समय में कुछ खास काज हुआ नहीं। और जो हुमायूं का मकबरा है, म्यूजियम ऑफ हुमायूं, ये भी किसने बनाया? अकबर ने बनाया, जो कहां पे है? दिल्ली में है। तो जो हुमायूं का टॉम्ब है, वह एग्जाम्पल सेट करता है सिंथेसिस ऑफ टू ग्रेट बिल्डिंग्स, एशिया की पर्शियन और यूरोपियन है। जो हुमायूं का मकबरा है, यह पर्शियन और इंडियन, इसके मध्य का एक सामंजस्य दिखाता है। तो टू ग्रेट स्टाइल ऑफ एशियन आर्किटेक्चर, पर्शियन एंड इंडियन, और यह मुगल आर्किटेक्चर को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो अकबर ने अपना किला बनाया, फोर्ट बनाया, तो आगरे का किला कब बनाया था? 1565 to 1570। 8 साल के दरमियान अकबर ने आगरे का किला बनाया। और इस आगरे के किले का स्टाइल का था बंगाल और गुजरात। बंगाल और गुजरात का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, बंगाल और गुजरात के आर्किटेक्चर स्टाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया। खासकर जो अकबरी महल और जहांगीरी महल है, जो इसमें जो अकबरी महल और जहांगीरी महल है, जहांगीरी महल, तो अकबर के समय में एक तो 8 साल में उसने आगरे का किला बनाया। अबुल फजल ने जिक्र किया हुआ है, जो उसका एक कहते हैं, जो अकबर का किला है, ये 5 स्टाइल है, बंगाल और गुजरात स्टाइल का। और अकबर के जो किले में दो बिल्डिंग है, अकबरी महल और जहांगीरी महल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि गुजराती और बंगाली स्टाइल में बनाई गई है। क्लियर हुआ? अब जो आगरा है, जो आगरा का किला है, यह किस पर बना है? आगरा का किला बनाया गया है ग्वालियर के किले के आधार पर। ग्वालियर का जो फोर्ट है, ग्वालियर के फोर्ट को जो आगरा का फोर्ट है बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है। तो आगरा का फोर्ट रिसेंबल करता है तो फोर्ट ऑफ ग्वालियर। उसके बाद अकबर ने बनाया और सेम टाइम में लाहौर और इलाहाबाद। अब अकबर की जो सबसे मोस्ट एम्बिशियस है, वो है सीकरी, फतेहपुर सीकरी। अब जब फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाना शुरू किया,
तो अकबर की जो विक्ट्री होती है 1572 में गुजरात विजय होती है। अकबर की 1572 में गुजरात विजय होती है। इस गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम दे दिया फतेहपुर। इसका नाम दे दिया फतेहपुर। इसका नाम क्या दिया उन्होंने? इसका नाम दिया फतेहपुर। और जो फतेहपुर सीकरी को हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस एंड सेकुलर। एक है रिलीजियस और एक है सेकुलर। दो भागों में हम फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग्स को डिवाइड कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंप्रेसिव क्रिएशन है न्यू कैपिटल सिटी का, वो क्या है? ग्रैंड जामा मस्जिद। ग्रैंड जामा मस्जिद जो सबसे इंप्रेसिव जो क्रिएशन है वह ग्रैंड जामा मस्जिद है। जो सबसे इंप्रेसिव क्रिएशन है क्या है? ग्रैंड जामा मस्जिद। अब ग्रैंड जामा मस्जिद के साथ क्या आइए दिस वन, इट इज द मोस्ट इंप्रेसिव क्रिएशन। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्डिंग और मोस्ट इंप्रेसिव क्रिएशन है जो एक ग्रैंड जामा मस्जिद है। और इसका एक गेटवे है जो बुलंद, इस जामा मस्जिद का गेटवे है जो क्या है? जो बुलंद दरवाजा है। फिर सवाल क्या हो गया कि बुलंद दरवाजा किसका? तो क्या है ये? क्या है? बुलंद दरवाजा इस जामा मस्जिद का सदर्न एंट्रेंस है। मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको भूले ना। ये सवाल आएगा, आने के चांस है, अगर पूछेंगे बड़ा ये फिर सवाल है आने के लिए। तो सदर्न एंट्रेंस है, इसकी हाइट कितनी है? टोटल हाइट इस गेटवे की 53 मीटर है। टोटल हाइट इस गेटवे कितनी है? 53 मीटर्स है। 53 मीटर्स इसकी टोटल हाइट इस पड़ती है। और यह जो गेटवे है ये किसका बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? रेड का, रेड सैंडस्टोन का। यह गेटवे रेड सैंडस्टोन का बनाया गया है। क्लियर? नॉट क्लियर? अब आते हैं जहांगीर पे। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कमांड जहांगीर। जो जहांगीर का समय है, ठीक है, जो अकबर और जहांगीर के बीच का समय है, अगर हम उसमें देखें तो अकबर के समय क्या होता था? जो अकबर के समय में जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई, अकबर के अगर हम पूरे आर्किटेक्चर को एनालाइज करें तो हम फतेहपुर रेड कहते हैं, लाल रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, दो पर हम कंफाइन करते हैं क्योंकि इन्हीं दो पर अकबर की पूरी स्टाइल दिखाई देती है। अब अकबर ने जो अपनी आर्किटेक्चर स्टाइल बनाई, दूसरा सवाल, अकबर की स्टाइल गुजरात और बंगाल से थी। गुजरात और बंगाल के आर्किटेक्चर स्टाइल से अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब अकबर ने जब बिल्डिंग बनाई तो उसमें क्या था? डीप केव्स, बालकनीज एंड फैंसी फुल कियोस्क। अब इसमें क्या थे? डीप तो जो अगर आप इसको देखें तो यह बंगाल और गुजरात स्टाइल की खास बात है। तो जो अकबर के समय में जो आर्किटेक्चर हुआ, जो गुजरात और बंगाल का आर्किटेक्चर था, उसमें महत्वपूर्ण चीज क्या थी? बालकनी, सी फैंसी फुड कियोस्क। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो अकबर के समय के आर्किटेक्चर में देखने की होती है। और जो गुजरात स्टाइल का आर्किटेक्चर था उसको यूज किया गया था मोस्ट वाइडली इन द पैलेस।
जो अकबर का जो गुजरात स्टाइल का आर्किटेक्चर था वो पहले से उसने ज्यादा यूज किया था, खासकर अपनी हिंदू वाइफ्स के लिए। जो गुजरात स्टाइल का आर्किटेक्चर था वो अकबर ने अपने महलों में बहुत यूज किया, अपनी जो राजपूत पत्नियां थी उनके लिए यूज करता था। और जो सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग थी वेयर आल्सो बिल्ट इन फोर्ट एट आगरा। अब जो अगर हम अकबर के बारे में देखें तो अकबर का एक पर्सनल इंटरेस्ट था जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ है आगरा और फतेहपुर में। अब पर्शियन या जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस था उसको देखा जा सकता है ग्लेज ब्लू टाइल्स में। अब एक सवाल आया, अकबर का पर्शियन इन्फ्लुएंस कहां से दिखता है? अकबर का पर्शियन इन्फ्लुएंस कहां से दिखता है? अकबर का पर्शियन इन्फ्लुएंस कहां से दिखता है? Where we can see the Persian influence of Akbar? Yes. सवाल क्या बना फिर उसका? जो अकबर का आर्किटेक्चर में जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो कहां से दिखता है? How we can see the Persian influence of the Akbar in his construction? तो जो पर्शियन या सेंट्रल एशियन जो इन्फ्लुएंस है वो कहां दिखता है? ग्लेज ब्लू टाइल्स में, जिनका यूज कहां किया? फॉर द डेकोरेशन वॉल, वॉल डेकोरेशन में यूज किया गया था। इधर सवाल हमको दिखे नहीं से मैं इसको ज्यादा जिस तरह आ सकता है वॉल डेकोरेशन। तो आपको क्या समझना है? पर्शियन इन्फ्लुएंस, इसको पर्शियन इन्फ्लुएंस बोलते हैं, इसको सेंट्रल एशियन भी बोलते हैं। तो पर्शियन और सेंट्रल इन्फ्लुएंस जो कहा दिखता है? वॉल डेकोरेशन में। क्या है? ग्लेज ब्लू टाइल्स। और क्लियर? होप इट इज क्लियर? यस और नो? इसे क्लियर हो जरूर बताना मेरे को। मुल्क दरवाजा हमने कई बार रिपीट कर दिया जानबूझ के। जो एक लॉफ्टी गेट है, ये क्यों बनाया गया था? अकबर की गुजरात विजय के लिए बनाया गया था। और गेट ये जो स्टाइल है इसका होता है हाफ डोम पोर्टल। जो गेट तो होते हैं हाफ डोम पोर्टल, हाफ डोम पोर्टल। क्या होता है इसको? हाफ डोम पोर्टल। यह कहां से गया? ईरान से लिया गया था। इस डिवाइस को, इस सिद्धांत को ईरान से लिया गया था। और यह जो स्टाइल है बिल्डिंग का फीचर बन गया, मुगल बिल्डिंग का फीचर बन गया। इट बिकेम द फीचर ऑफ मुगल बिल्डिंग। तो ये हाफ डोम पोर्टल डिवाइस है, यह मुगल बिल्डिंग का फीचर बन गई। आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अब जहांगीर कहते हैं हम लोग, ये जहांगीर का समय था। जहांगीर के समय क्या होता है? जो जहांगीर के राज्यकाल का अंतिम समय था। जहांगीर का काल एक ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। तो जहांगीर के काल में ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ कि बिल्डिंग इंटायरली मार्बल की बनाई जाए और डेकोरेशन हो वॉल में विद फ्लोरल डिजाइन। तो दो चीज हुई, एक क्या है? इंटायरली मार्बल की बिल्डिंग, दूसरा फ्लोरल डिजाइन डेकोरेशन, इसको हम बोलते हैं पेट्रादुरा। तो ये सवाल हो गया, व्हाट इज दिस? ये सवाल आता है कि पेट्रादुरा है क्या? पेट्रादुरा है क्या? तो जहांगीर का जो काल था वह एक संक्रमण काल था। In this era, the building was started to build entirely marble at the end of the Jahangir age, and the decorating wall with the floral design called Petrarua, and it became popular under the Shahjahan. शाहजहां के समय में यह पॉपुलर हुई। और जो हुमायूं का टॉम्ब है दिल्ली में, इसका जो डोम है
मैसिव डोम ऑफ मार्बल, इसको बोलते हैं प्रीकर्सर। ये सवाल प्रीलिम्स का बहुत आता है, व्हाट इज द व्हिच बिल्डिंग इज द प्रीकर्सर ऑफ द ताज, कौन सी बिल्डिंग ताज की पूर्वगामी है। डबल डोम एंड द फीचर, दूसरा फीचर क्या था, डबल डोम। डबल डोम एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था उस समय का, कि डबल डोम बनाए जाने की प्रवृत्ति शुरू हुई। तो जो हुमायूं का टॉम है दिल्ली में, इट टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ जो बिगिनिंग ऑफ अकबर स्ट्रीट में है, व्हिच इज हैड ए मैसिव डोम ऑफ मार्बल, इसको कंसीडर प्रीकर्सर ऑफ ताज। जो डबल डोम वाज अनदर फीचर ऑफ दिस बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग की टॉम की एक दूसरी फीचर थी डबल डोम। डबल डोम इज अनदर फीचर ऑफ द हुमायूं टॉम, हुमायूं के मकबरे में जो डबल डोम है एक दूसरा फीचर है। और यह डिवाइस से क्या हुआ, ए बिगर डोम टू बी बिल्ड विद सम स्मॉलर ऑन इनसाइड। क्या करते थे, एक बिगर डोम बनाते थे और स्मॉलर डोम इनसाइड बनाते थे। तो जो बनाते थे, एक बिगर डोम बनाया कि एक बिगर डोम बनाया, उसके अंदर एक स्मॉलर डोम बनाया। तो डबल डोम का जो कॉन्सेप्ट है यह हुमायूं के मकबरे में दिखाई देता है। जो चीफ ग्लोरी है ऑफ ताज इज द मैसिव डोम। अब जो अगर ताज से कंपेयर करें तो ताज की जो सबसे बड़ी बात क्या है, मैसिव डोम एंड 4 स्लेंडर मीनार। उसका क्या है, मैसिव डोम एंड 4 स्लेंडर मीनार्स। यह ताज की एक ब्यूटी कही जाती है, इट इज द ब्यूटी ऑफ द ताज। ये ताज की एक ब्यूटी कही जाती है, ताज खास बात ये थी। अब जो मॉस्क बिल्डिंग थी, यह शाहजहां के समय में अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। जब शाहजहां बनाते हैं मुमताज महल का के याद में ताजमहल। जो अकबर का टॉम है सिकंदरा नियर आगरा। अब एक सवाल अभी आप क्या था, बाबर का है काबुल में, शेर शाह का है सहसारान में, और अकबर का है सिकंदरा में आगरा के पास। और नूरजहां ने बनाया इत्मदौला का मकबरा, जो अपने पिताजी का आगरा में, होली व्हाइट मार्बल। ये क्या है, ये होली व्हाइट मार्बल में है। इट इज होली व्हाइट मार्बल विथ फ्लोरल डिजाइन। इसमें पित्रा दुआ का इस्तेमाल किया गया है। और यह जो स्टाइल है होली मार्बल, ये सवाल हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग शाहजहां। अब ये सवाल लिखे होली व्हाइट मार्बल विथ फ्लोरल डिजाइन पित्रा दुआ, देखिए मोस्ट पॉपुलर ए अकबर। सवाल ठीक से नहीं पढ़ोगे आप गलत कर दोगे। बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो अगर मोस्ट पॉपुलर वर्ड आ रहा है, स्टार्ट तो जहांगीर हुआ था, लेकिन मोस्ट पॉपुलर इससे पता रहा है। तो बुल्ड जो नूरजहां ने बनाया इत्मदौला का मकबरा आगरा में, यह होली व्हाइट मार्बल है विथ फ्लोरल डिजाइन यह मोस्ट पॉपुलर हुआ ड्यूरिंग शाहजहां। और इसका लार्ज स्केल यूज हुआ ताजमहल। सी, अब इस चीज को आप दो तरह से लिखिए, देखिए व्हाइट मार्बल फ्लोरल डिजाइन पेट्रा हुआ, जहां यूज हुआ इत्मदौला की मकबरे में, लेकिन लार्ज स्केल ताजमहल। देखिए आप इन दोनों को आप देखिए, इस्तेमाल यहां भी हुआ है, इस्तेमाल यहां भी हुआ। देखिए क्या है, लार्ज स्केल बतला रहा है। अगर क्वेश्चन में है लार्ज स्केल, अगर क्वेश्चन में है लार्ज स्केल तो क्या होगा, ताजमहल हुआ। और मॉस बिल्डिंग जो है पीक पर आई है ड्यूरिंग शाहजहां, क्लाइमेक्स कर गया है शाहजहां के समय। जो शाहजहां का टाइम था उसमें यह पूरी तरह से क्लाइमेक्स कर गया है। क्लियर हुआ। अब दो बड़ी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। मोती मस्जिद नाम याद करिए, आपको कंफ्यूज करता है। जो मोती मस्जिद कई लोगों ने बनाई है, तो मोती मस्जिद एट आगरा, जो मोती मस्जिद है आगरा में, यह इंटायरली मार्बल की है।
जामा मस्जिद, शाहजहां के समय की यह दो महत्वपूर्ण इमारतें हैं। मोती मस्जिद आगरा इंटायरली मार्बल की है, जामा मस्जिद दिल्ली रेड सैंडस्टोन की है। क्लियर? अब जो एक मुगल परंपरा थी, इसी परंपरा का जो गोल्डन टेम्पल है, जो गोल्डन टेम्पल बनाया गया है, वह आर्च एंड डोम प्रिंसिपल बनाया गया है। इसने मुगल ट्रेडिशन के कई चीजों को अपने आप में इनकॉर्पोरेट किया है। जो फतेहपुर सीकरी बनाई गई है वो रेड सैंडस्टोन की बनाई गई है। तो जो ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन, एशियन और वेरियस इंडियन स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और जो इस समय का टॉम बनाया गया वो अर्लियर जो सतरत के टॉम्स थे उनसे डिफरेंट बनाए गए हैं। अर्लियर बिल्डिंग के तुलना में ज्यादा इंडियन फीचर्स इस समय दिखाई देते हैं। प्लेस इन द मिडल ऑफ लार्ज वॉल लेड आउट गार्डन, मैसिव गेटवे, जो गार्डन है और मैसिव गेटवे जो बनाए गए, और गार्डन ऑफ गेटवे इन ऑल मुगल स्टाइल टॉम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गार्डन ऑफ गेटवे सारे मुगल स्टाइल के टॉम देता है। आर्किटेक्चर के पास मेनी फीचर्स थे ऑफ अर्ली स्टाइल, स्क्वायर ब्रैकेट्स एट द एंट्रेंस, डिजाइन ऑफ द की। अब मुगल जो स्टाइल इन्फ्लुएंस करती है पैलेस एंड टेम्पल आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुगल स्टाइल है कहां कर रही है आप, जो गोविंद देव का टेम्पल है वृंदावन में, जो रेड स्टोन और मिक्स स्टाइल का है, इसको वह प्रभावित करती है। इसको इस स्टाइल ने प्रभावित किया हुआ है। चले आगे आगे चले। अब देखिए जो लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 का है जिसमें एज ऑफ मैग्निफिकेंस को डिस्कस किया गया है कि जो जहांगीर था उसको अवध और बंगाल का गवर्नर बनाया गया और जहांगीर 1605 में किंग बनता है। वह शेयर करता है अकबर के इंटरेस्ट को इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, लेकिन ही नेवर स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन। अब जहांगीर के साथ क्या था, उसने कभी प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन समझने की कोशिश नहीं की है, कभी नहीं किया। आप इसमें 3-4 चीजें है, हम लोगों को बाद में समझेंगे। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी मुगलों की, इबादत खाना क्या था, अशोक से उनका कंपेयर किया जाए, दीने इलाही क्यों आया, मतलब ये 3-4 चीजें हम एडवांस स्टेज समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसको समझने की जरूरत नहीं, जो पहले बहुत डीप स्टडी की आवश्यकता है वो आगे करेंगे। अब जहांगीर अवध बंगाल का गवर्नर बना, 1605 में किंग बना, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की कि वह जो समस्याएं हैं वह समस्याएं किसी तरह से समझ सके। तो जो एक समस्या थी राज्य की, जो सोशल प्रॉब्लम्स थे वो न समझ सका, लेकिन उसका बड़ा इंटरेस्ट था लिटरेचर में, वह वेल रेड था। उसने एक फाइन पर्शियन से लिखा तुज़-ए-जहांगीर। ये क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पर्सनालिटी एंड द रेन ऑफ जहांगीर, पर्शियन स्टाइल लिखी। और उसका ग्रेट इंटरेस्ट था पेंटिंग में। 1611 में नूरजहां से जुड़ा हुआ और नूरजहां ने फैशन और मैनर को कोर्ट में सेट किया। कॉइन इश्यूज के ज्वाइंटली नेम ऑफ जहांगीर, नूरजहां, ये सवाल बहुत आता है कि कौन सी ऐसी शासिका थी जिसके नाम के सिक्के निकाले गए। तो जहांगीर और नूरजहां के नाम पे ज्वाइंटली कॉइन इशू हुए और मुगल कंट्रोल बंगाल में स्ट्रेटन किया गया और जो प्रॉब्लम थी राणा की मेवाड़ के साथ वो सॉर्ट आउट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकबर इस बात पे लगा था कि जो राणा प्रताप है वो व्यक्तिगत रूप से मुगल शासन के सम्मुख हाजिर हो। इस बात को जहांगीर ने समझा और उसने उनको व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम द राणा मेवाड़ हैज बीन सॉर्टेड आउट। अब उसने जो जहांगीर का समय था उसमें
जो काल था उस काल में एक शांति ऐसी रही, जहांगीर ने स्ट्रेंथन किया जो मुगल कंट्रोल था बंगाल के ऊपर। और जो अर्लियर जो पहले का ट्रबल था विद अकबर राणा के साथ, उसको उसने सॉल्व किया। और जहांगीर ने खुद भी राजपूत प्रिंसेस से शादी की, जो जोधा भाई और मान भाई से उसने शादी की। जो पंजाब का हिल्स था और कांगड़ा, देखिए क्या क्या जीता पंजाब, जीता। और फ्रंटियर विद अहमदनगर सेटल डाउन। Now you prepare a list what Jahangir has achieved. You go back again to the back. You see what Jahangir has achieved. Come here. A, B, C, D. पंजाब हिल्स और कांगड़ा को उसने कॉन्कर किया और अहमदनगर साहब के फ्रंटियर को उसने सेटल किया। लेकिन जो कंधार था वह पर्शिया के हाथ में। उसका तो सवाल क्या हो गया, कंधार किस मुगल शासन के काल में पर्शिया या मुगल शासन से बाहर चला गया था? तो जहांगीर के समय में यह पर्शिया पास चला गया। अब इससे लॉस क्या हुआ, एक जो वेस्टर्न एशिया के साथ ट्रेड था उसका लॉस हुआ। दूसरा लॉस नंबर 1, लॉस नंबर 2, ओपन द अटैक फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। सिर्फ 2 लॉस, एक तो कंधार लॉस किया तो पर्शिया, उससे क्या हुआ, जो वेस्टर्न एशिया से ट्रेड था उसका लॉस हो गया। दूसरा उसने ओपन कर दिया, जो सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया से अटैक हो सकते थे, अगर कंधार के पास होता तो एक इनके पास एक सीमा थी, वो सीमा छूट गई। तो वह सीमा छूट जाने से यह ओपन हो गया अटैक फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। इन्होंने पोर्तुगीज को कंट्रोल किया। जहांगीर के काल में पोर्तुगीज को कंट्रोल किया गया जो ट्रबल दे रहे थे। अब पोर्तुगीज को जो पोर्तुगीज का कंट्रोल था, अब पोर्तुगीज क्या करते क्या थे, वो पायरेसी करते थे और इंडियन शिप पर अटैक करते। पोर्तुगीज क्या करते थे, यह एक करते थे पायरेसी, दूसरा इंडियन शिप पर अटैक करते थे। इसको जहांगीर ने कंट्रोल किया। जहांगीर ने इनको कंट्रोल किया ताकि ये कोई ऐसा काम न कर सके। और सर थॉमस रो यह आया जहांगीर के दरबार में, और सर थॉमस रो ने स्पेंड किया 3 years at Agra and given an account of Mughal court, but unable to have a trade agreement. Very important. थॉमस रो आया, मुगल कोर्ट में रहा, 3 साल का समय बिताया, लेकिन वह एक ट्रेड एग्रीमेंट प्राप्त करने में असफल रहा। उसको ट्रेड एग्रीमेंट प्राप्त नहीं हो पाया। और जो जहांगीर का समय था, सवाल होता है कि जहां के सर थॉमस रो किसके काल में आया, तो सर थॉमस रो जहांगीर के काल में आया। वह जहांगीर के दरबार में रहा, लेकिन वह कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट प्राप्त करने में सफल रहा, सफल रहा। और एक कहते हैं चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर। बोलते हैं जहांगीर ने अपना शासनकाल चेन ऑफ जस्टिस से स्टार्ट किया, एक वो गोल्डन चेन हुआ करती थी। अब हम बताते हैं शाहजहां के समय। शाहजहां के समय क्या हुआ, ताजमहल बना, पीकॉक फूल बना, जिसको नादिर शाह लूट के ले गया। इसके समय बुंदेलखंड और दक्कन दो का रोड हुआ, और दक्कन वॉज बिग ट्रबल। अब सवाल यह आया परिवार, जो अहमदनगर है ये शाहजहां के समय एनेक्स किया गया, जो साउथ पॉलिसी थी लोगों की, उसमें एक मेजर परिवर्तन दिखाई देता है। अहमद को कनेक्ट किया और बीजापुर गोलकुंडा दोनों के साथ पीस पे हुई है। इसको 1686 और 1687 1887 औरंगजेब ने इसको अपने साम्राज्य मिला। औरंगजेब हैज एनेक्स दिस। तो अहमदनगर का एनेक्सेशन होता है शाहजहां के समय में। अकबर के समय होता है खानदेश बरार का, खानदेश बरार।
अहमदनगर, शाहजहां, बीजापुर, गोलकोंडा। At the time of Akbar, the Khan is brought. At the time Shahjahan, अहमदनगर, औरंगजेब, बीजापुर, गोलकुंडा। तो जो शाहजहां के समय में अहमदनगर का एनेक्सेशन होता है, उस एनेक्सेशन से एक साउथ पॉलिसी दूसरे रास्ते पे चलने लगती है और शाहजहां सक्सीडेड, जो थ्रोन किया था 1628 में किया था और 1633 में अहमदनगर का उसने एनेक्सेशन किया। और जो रिवोल्ट था बुंदेलखंड और दक्कन का, वह इसके समय में हो गया और दक्कन जो है एक बिग ट्रबल बन गया शाहजहां के लिए। अब जो दक्कन का जो अहमदनगर का इलेक्शन, तो अब अहमदनगर तो इलेक्ट किया, लेकिन बीजापुर गोलकुंडा से उसने एक ट्रीटी साइन की और मराठों का प्रॉब्लम इनके सामने शुरू हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट में बल्ख बादशाह, जो नॉर्थ वेस्ट था, कंधार तो पहले चला गया था, जो बल्ख और बक्सर था फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू सिक्योर द डिफेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, उसने रिकवर किया कंधार को फ्रॉम द ईरानियन, बट हैड अगेन लॉस्ट। जो ईरानियन कंधार ले गए थे, इसको शाहजहां ने रिकवर किया और वो 3 बार कोशिश की कंधार को वापस लाने की, बट ही फेल्ड। और इनके समय में पुर्तगालियों से ट्रबल फिर स्टार्ट हो गया। तो इनकी अगर साउथ को अगर क्या पॉलिसी देखिए, शाहजहां साउथ पॉलिसी और शाहजहां नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी। तो आप नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी का जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यह उसकी साउथ वेस्ट पॉलिसी के 3 पार्ट हो गए। नॉर्थ वेस्ट का जो बल्ख और बत्तशा था, उसने अपनी आर्मी भेजी इन सेंट्रल एशिया इन ऑर्डर टू सिक्योर। अब सवाल क्या आया कि यह प्राप्त क्यों करना चाहता था, व्हाई ही वांट टू एक्वायर दिस, to secure the defense of the north. ये आंसर होगा, to secure the defense of north-western India. Shahjahan recovered Kandahar from the Iranian, but had again lost it. And he tried twice, but he was unable to succeed it. शाहजहां का पुर्तगीज के पास संघर्ष हुआ, जिनका हुगली में सेटलमेंट था और जो कि पायरेसी किया करते थे। तो जो आर्मीज थी वह नॉर्थ ईस्टवर्ड, जो शाहजहां की आर्मीज थी वह कहां तक गई, और उन्होंने कामरूप को एनेक्स किया। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने कामरूप को एनेक्स किया, जिसको आसाम कहते हैं। शाहजहां ने एक नई सिटी बनाई शाहजहानाबाद, और 1666 में टाइम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। जो औरंगजेब का रेन था, औरंगजेब ने ऑलमोस्ट 50 साल तक शासन किया। एम्पायर औरंगजेब के समय पे लार्जेस्ट हुआ करता था और मराठों से औरंगजेब को संघर्ष लगातार चलता रहा। एक सवाल आता है कि शिवाजी ने अफजल खान से संघर्ष किया था, अफजल खान कहाँ का था? अफजल खान बीजापुर का था। हम लोगों ने बड़ी कहानी सुनी हुई है कि अफजल खान को शिवाजी ने किस तरह से मारा था। बड़ी हम लोग बचपन कहानी उसमें खूब सुना करते थे। और जो शिवाजी के फादर थे वो क्या थे? शिवाजी के फादर बीजापुर के, शिवाजी के जो फादर थे वो बीजापुर के एक सामंत थे, जुडिशरी थे। तो एक सवाल ये भी हो गया कि जो शिवाजी के फादर थे वह बीजापुर के एक जुडिशरी, एक सामंत हुआ करते थे। और जो किंग ऑफ जो बीजापुर था उसने अफजल खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। अब मुगलों ने जय सिंह को भेजा शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए, और जय सिंह इस बात में बड़े कीन थे कि ट्रीटी हो जाए मुगल और मराठों के बीच में, क्योंकि उन्होंने यह रियलाइज किया कि हाउ पावरफुल द मराठा कुड बिकम। और शिवाजी वाज परसुएडेड बाय जय सिंह टू गो टू औरंगजेब कोर्ट। अब शिवाजी को औरंगजेब कोर्ट यानी जय सिंह ने परसुएड किया। जब वहां पर शिवाजी गए तो शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल से शिवाजी भागे। उन्होंने बचपन कहानियां पढ़ी हुई थी। मराठों का
जो इंडिपेंडेंट हुआ है 1674 में, वो क्राउन हुए। उनकी राजधानी कहाँ की? रायगढ़ थी, और छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की। और 1680 में उनकी डेथ हो गई, और वह एक एम्पायर होल्ड करने में सफल हुए। अब यह जो शिवाजी की उपलब्धियां थी, उसका कारण क्या था? Why he able to build empire? रीजन पहला, मुगल कंट्रोल ओवर दक्कन जो है वो वीक हो रहा था। दूसरा, एक लार्ज रेवेन्यू वह ऑब्टेन कर रहे थे। जो मराठा स्टेट था वह गवर्न हो रहा था ठीक से, जिसको 8 मिनिस्टर, ये जो अष्ट प्रधान होते हैं, अष्ट प्रधान, जिसको हम अष्ट प्रधान बोलते हैं। तो जो अष्ट प्रधान थे, मेरे ख्याल समझ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अष्ट प्रधान 8 लोगों की समिति थी जो उनको सपोर्ट करती थी। इन्होंने लार्ज रेवेन्यू, इन्होंने एम्पायर बिल्ड कैसे? पहला, मुगल कंट्रोल तक तक। दूसरा, इन्होंने लार्ज रेवेन्यू ऑपरेट किया। दीज आर द 2 रीजंस हाउ द शिवाजी एबल टू बिल्ड एन एम्पायर। और रेवेन्यू कैसा था? वो आता था लैंड से, और स्टेट का शेयर था 2/5। अब अगला सवाल है, चौथ और सर देशमुखी था क्या? ये चौथ और सर देशमुखी 2 चीजें लिया करते थे। तो चौथ क्या था कि मराठा गवर्नमेंट 2 तरह के टैक्स लगाया करती थी। मराठा गवर्नमेंट लेविड 2 टैक्सेस। 1, चौथ, ये क्या था? ये था 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ये क्या था? ये क्यों लगाया जाता था? यह पेड किया जाता था। This was 1/4 paid to the मुगल गवर्नमेंट और द डेक्कन किंगडम। यह डेक्कन किंगडम को पे करते थे। यह टैक्स मराठा गवर्नमेंट लेती थी। क्या प्रॉमिस करती थी कि हम आपके यहाँ प्लंडर नहीं करेंगे, नो प्लंडर, नो डकैती। यह इस बात को लिया करती, अगर यह पैसा हमको दे दोगे तो हम आपके यहाँ प्लंडर नहीं करेंगे, आप शांति से रह सकते हो। तो दिस 1/4 चौथ was taken by the Maratha government. In the lieu of this, what they promising not to plunder and raid their territory. दूसरा था सर देशमुखी, वह एडिशनल क्या था? ये हो गया प्लस सर देशमुखी एडिशनल 1/10। यह क्या था? यह एडिशनल 1/10 क्यों लिया करते थे? यह एडिशनल 1/10 था कि यह जो पीजेंट्स थे who was living outside the Maratha kingdom had to bear an additional burden. जो पीजेंट्स थे, जो ये 1/10 दिया करते थे, who was living outside Maratha kingdom had to bear an additional burden. ये सारी जो मनी थी यूज की गई मराठा स्टेट को बनाने के लिए। यह शो करती है वीकनेस ऑफ द मुगल। अब इसको आप अगर एनालाइज करें इन दोनों को, यह क्या शो कर रही है? वीकनेस ऑफ मुगल, या मुगल किंगडम के वीकनेस को ये शो कर रही है, दिखा रही है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के टैक्सेस ले रहा है और एक शासन जिंदा है, तो वह उस शासन की कमजोरी को वह दिखा रहा है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? अब जो शिवाजी के सक्सेसर थे वो वीक थे, एक्सेप्ट ताराबाई, और फिर पेशवाओं का राज्य आ गया। अब जो मुगल एम्पायर में रिवोल्ट क्या क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर में रिवोल्ट हो रहे थे, उसका रीजन क्या था? वो जाट और मराठा, जो जाट थे मथुरा के, उन्होंने रिबेल कर दिया। जो पीजेंट्स जो कंप्लेन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? टैक्सेस को लेकर। जो टैक्स ऑन देयर प्रोड्यूस व्हिच हैड बीन 1/3 इन टाइम ऑफ द अकबर हैज बिकम हाफ। अकबर का समय था वह हाफ
हो गया। जब ये टैक्स बढ़ गया तो टैक्स बढ़ जाने के कारण यह हैवी टैक्सेशन हो गया। औरंगजेब कुड नॉट डू द टैक्स, क्यों? बिकॉज ही वाज नीडेड मनी फॉर मेंटेनिंग हिज आर्मी। अब इसको मौर्य साम्राज्य के पतन से जोड़िए। नाउ यू ट्राई टू रिलेट दिस, सॉरी, मुगल साम्राज्य के पतन से। अब क्या हुआ? जो दक्कन था वहां पर संघर्ष चल रहा था और वहां पर उनको ज्यादा पैसा चाहिए था। तो अकबर के समय का टैक्सेशन 1/3 था, 1/7 हो गया, 1.5 हो गया, तो हाफ हो गया। ये क्यों चाहिए? क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि एक बड़ी आर्मी उसको मेंटेन करनी है, इसलिए उसने टैक्सेशन बढ़ाए और इसका क्या हुआ? पीजेंट का विद्रोह हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम सिक्किम के साथ हो गई। एक तो प्रॉब्लम ये थी, दूसरी सिख की प्रॉब्लम थी। तो सिख की और जाट की दोनों प्रॉब्लम बढ़ने लग गई। तीसरा जो बीजापुर गोलकुंडा था उस पर ईयर आफ्टर ईयर अटैक कर रहा था और 1686 और 87 में उसने उन दोनों को अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया। तो ये जो औरंगजेब की जो प्रॉब्लम थी, जो सिखों के साथ थी, किसानों के साथ थी, दक्कन में थी, राजपूत रूल मेवाड़ मारवाड़ के थे, वह सीरीज ऑफ इवेंट्स होने लग गए। इन सीरीज ऑफ इवेंट्स में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। और जो और हालत खराब तब हो गई जब मुगलों ने एक सीरीज ऑफ कैंपेन की सिख के अगेंस्ट में। A problem about taxation got entangled with the religious problem as well. जो सिखों के साथ संघर्ष हुआ उसमें जो प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेशन था इसके साथ मिक्स हो गया रिलीजन। और गुरु तेग बहादुर का एक्सक्लूशन हुआ 1675 में, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। तो जो सिख रिलीजन था, जो गुरु नानक के साथ शुरू हुआ था और 17वीं शताब्दी में जो सिखिज्म था, हैड बिकम द रिलीजन ऑफ द पीजेंट आर्ट्स इन मेनी एरियाज। तो ये सिख धर्म था, क्या हुआ? पीजेंट्स और आर्टिजन्स का एक रिलीजन बन गया, किसानों का और शिल्पकारों का। यह एक पूरा एक समूह बनता चला गया। और जो गुरु नानक ने को सक्सीड किया एक सीरीज में 9 गुरुओं ने, और धीरे धीरे गुरुज बिकेम द मिलिट्री लीडर। तो 7वें गुरु के बाद औरंगजेब ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंस फॉर द सक्सेशन ऑफ द नेक्स्ट गुरु। इस बीच में पावर ऑफ सिख वाज इंक्रीजिंग और इन ऑर्डर टू कर्ब दिस पावर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर। Why the execution of the Tegh Bahadur? Why? Why it has been done? It has been done to curb the power of the Sikhs. और इसके कारण सिख नाराज हो गए। और जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिख को सोल्जर की तरह अरेस्ट करना शुरू किया और खालसा पंथ की स्थापना। खालसा मींस क्या है? प्योर खालसा की पंथ की स्थापना कर दी। अब जो उस समय का मुगल एम्पायर था, उस मुगल एम्पायर में और उस मुगल एम्पायर के अगेंस्ट जो सिख थे, सिखों ने क्या किया? उन्होंने सोल्जर्स फ्रॉम अफगानिस्तान को रिक्रूट करना शुरू किया। तो जो सिख आर्मी थी उसमें सोल्जर्स फ्रॉम अफगानिस्तान रहने लगे। सोल्जर्स फ्रॉम अफगानिस्तान
इस सिख आर्मी में आना स्टार्ट हो गए। अब जब स्टार्ट हो गए तो सिख ने क्या किया, उन्होंने कई रेड्स की वेरियस प्लेसेस पे, बट द सिख्स वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, जैसा मराठों ने कर लिया था। यह सिखों ने किया 18th सेंचुरी में। सवाल क्यों बन गया कि 17th सेंचुरी में सिखों ने मराठों की तरह का कोई एम्पायर बिल्डअप नहीं किया था। यह सिख जाके कर पाए 18th सेंचुरी में। तो जो 16th सेंचुरी में, सॉरी 17th सेंचुरी में सिख उस तरह का एम्पायर नहीं कर पाए जैसे मराठी कर पाए थे। तो जो एक रिलीजियस मूवमेंट था सिखों का, वह पॉलिटिकल मूवमेंट का बना 18वीं शताब्दी में। अब औरंगजेब के पास प्रॉब्लम थी पोर्चुगीज को इंग्लिश साथ की, क्योंकि वो पायरेट्स थे, वो समुद्री लुटेरे थे और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बे ऑफ बंगाल में शुरू कर दी। दिस टाइम उन्होंने बनाया अपना बेस बनाया चिटगांव पे, और मुगल आर्मी भेजी गई। अब मुगल आर्मी ने उनको कंट्रोल कर लिया। तो जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया था उसको इंग्लिश थ्रेटन कर रहे थे, और इंग्लिश पायरेट्स ने एक बड़ी फाइन की 1/2 लाख रुपीस। जो भी है एनसीईआरटी में याद करनी है, ब्रिटिश ने इतना पैसा पे किया एज ए कंपनसेशन। जब उन्होंने रिवोल्ट किया, अंग्रेजों ने लोगों ने सेना भेजी, तो उनको कंट्रोल किया गया और इंग्लिश पायरेट्स ने पे किया फाइन 1/2 लाख रुपीस। They paid fine and stopped the pirates from their raids on the west coast. अब जो मैटर वर्ष कैसे हो रहा था, अब एक इन्फ्लुएंस जो मुगल कोर्ट था, मुगल कोर्ट की जो राजनीति थी, इस मुगल कोर्ट की राजनीति में रिलीजन हाथ में लग गया। अब उसमें दो दल बन गए। इसमें एक दल कहते हैं उदारवादियों का था, जिसमें दारा हुआ करता था, और दूसरा दल अंगदारवादियों का था। अब यह जो दारा शिकोह था, इसने स्टडी किया सूफी और वेदांत फिलॉसफी को। He has translated Upanishad into the Persian. In 1657, this Upanishad, देखिए बड़ा important ये issue है, very important issue। दारा शिकोह ने ट्रांसलेट किया उपनिषद को पर्शियन में, और 1657 में ट्रांसलेट किया गया लैटिन को। 1801 में फर्स्ट टाइम यूरोपियन फिलोसफर ने उसको पढ़ा। तो दारा शिकोह ने लिखा पर्शियन में, पर्शियन से लैटिन में ट्रांसलेट हुआ। तो जो उपनिषद का जो ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन में 1657 हुआ। दिस ट्रांसलेशन वाज रीट्रांसलेटेड लैटिन इन 1801। इसका मतलब क्या हुआ, उपनिषद को फर्स्ट टाइम यूरोपियन स्कॉलर्स ने पढ़ा। इसका योगदान किसको दिया जाए, दारा शिकोह को। दारा शिकोह को इसका योगदान प्राप्त होना चाहिए। दूसरा जो ऑर्थोडॉक्स था उसके थे शेख अहमद सरहिंदी। तो थे, हमने पहली बात की थी शेख अहमद सरहिंदी के बारे में। तो एक का नेतृत्व कर रहे थे दारा शिकोह, दूसरा था जो ऑर्थोडॉक्स था शेख अहमद सरहिंदी था, who had lived during the reign of अकबर एंड जहांगीर। वह बहुत ब्रिलियंट आदमी था, लेकिन बहुत ब्रिलियंट टीचर भी था, लेकिन उसका जो सोच था वो दूसरा था। और उसने एक स्टैब्लिश किया सेंटर जहां पर उसके डिसिपल और पीपल पढ़ते थे। उसने क्या किया, एक सेंटर स्टैब्लिश किया जहां पर लोग आके उसके डिसिपल पढ़ा करते थे। यह although he became औरंगजेब अपने रिलीजियस बिलीफ में सिंसियर था और वह एक सिंपल लाइफ को लीड करता था, लेकिन वह अनपॉपुलर हो गया। उसने जजिया को रीइंफोर्स किया। और जो रेवेन्यू था उस समय, रेवेन्यू था इन द रेन ऑफ रेवेन्यू जो था वह 1/3 से हाफ हो गया। और जो ट्रेडिंग था पर्शिया, चाइना, ईस्ट रशिया, वेस्टर्न यूरोप। अब इस ट्रेडिंग के साथ क्या हुआ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू कैसे आ रहा था। मुगल कोड क्या था,
मुगल कोर्ट एक सिंबल बन गया था दिखावे का, पंप एंड शो का, लग्जरी का। जो एम्परर हंटिंग में जाता था वह भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। जो सारी लग्जरी पॉसिबल क्यों थी? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। और यह इंक्रीज हो रही थी जो हार्ड वर्क द पीजेंट्स, जो पीजेंट्स थे उनकी लाइफ में कोई लग्जरी नहीं थी। 17वीं शताब्दी में द टैक्सेशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 1/3 टू ऑलमोस्ट हाफ, और आर्मीज हैड आल्सो टू मेंटेन ऑन दिस बिहाफ। तो जो स्प्लेंडर था मुगल कोर्ट का, वह ज्यादा से ज्यादा पैसे की मांग कर रहा था। इस समय इंडिया ट्रेड कर रहा था पर्शिया, चाइना, ईस्ट अफ्रीका, रशिया एंड वेस्टर्न यूरोप। यहां से ट्रेड था हिंदू मर्चेंट्स के हाथ था, और इस समय टाउन फ्लोरिश कर रहे थे। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है, और यह जो ट्रेड है, दिस ट्रेड लेड टू द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट टू आर्ट्स। जब ट्रेड शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू है, तो इस ट्रेड कारण बहुत एम्प्लॉयमेंट आता है आर्टिजन्स का, और क्या होता है, टाउन फ्लोरिश करने लग गए। जो ट्रेड आया, ट्रेड से टाउन फ्लोरिश करने लग गए, और कई ट्रेवलर्स ऑफ दिस पीरियड नो इसको डिस्क्राइब किया है कि वेल्थ ऑफ टाउन लाहौर की, दिल्ली की, आगरा की, बनारस की, सूरत की क्या हुआ करती थी। और जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो चीफली इंटरेस्टेड किसमें थे? इंडियन टेक्सटाइल में, और चाहते थे इसको लेकर खरीदकर कार्गो ले जाने के लिए। जो ट्रेडिंग कंपनी स्थापित हुई, उस ट्रेडिंग कंपनी ने काफी इंडिया को शुरुआती दौर में फायदा दिया। जो आर्ट और आर्किटेक्चर था, हमने डिस्कस किया कि अकबर का सैंडस्टोन क्या था, मार्बल कहां से आता था, मार्बल राजस्थान से आता था। शाहजहां का रेल ब्यूटीफुल भी था। शाहजहां के रेल में खास बात क्या थी, अभी हम लोगों ने इसकी बात की है। टू रीजंस combine finest feature Indian and foreign architecture, proportional और building well balanced। तो देखिए, जो रेल ऑफ शाहजहां था उसको क्यों ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए याद किया जाता है? These buildings beautiful थी, सुंदर थी। दो, फर्स्ट they combined many of the finest features of Indian and foreign architecture। The point number 2 आप यही लिखिएगा, ये आपके पुलिस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, proportions of the building well balanced। जो उनके डोम्स थे, डोम्स ऑफ वेरियस शेप्स, डेकोरेटेड आर्चेस, tall minarets, balconies, ब्रॉड ग्रुपिंग्स, पवेलियंस, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज थे। तो अगर पहले चीज को देखें, फर्स्ट पॉइंट को, तो फर्स्ट पॉइंट में जो उनके इंडियन और फॉरेन आर्किटेक्चर का जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन में जो डोम्स बने, वेरियस शेप्स बने, जो आर्चेस हैं, डोम्स बने, वेरियस शेप्स बने, वेरियस शेप्स। आर्चेस, जो आर्चेस बनाई वो आर्चेस कैसी थी? वह डेकोरेट थी। टॉल मिनारेट्स, टॉल मिनारेट्स, जो मिनारेट्स थी, मीनारें थी वो ऊंची थी, टॉल बनाई गई। बालकनीज, बालकनीज बनाई गई। वह बालकनीज कैसी बनाई गई? जो बालकनी बनाई गई वह एक बाहर की तरफ से निकली हुई बनाई गई। ब्रॉड ग्रुपिंग केव्स, ब्रॉड जो ब्रॉड ग्रुपिंग केव्स बनाए गए। स्मॉल पवेलियन, यह एक इंडियन और फॉरेन
आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर किया गया। दूसरा, जो प्रपोर्शन ऑफ द बिल्डिंग थी वह वेल बैलेंस थी। यह रीजन था, इन दो कारणों का, इन फॉर दीज टू रीजंस ताज फेमस हुआ है थ्रू आउट। अब सवाल क्या हो गया, वाई ताज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। हाँ, इसको आप और एनालाइज करिए। गॉट इट? क्लियर? 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 क्लियर, वेरी नाइस। ये सवाल इसी तरह के आएंगे। अगर ऐसे सवाल आप हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर काम नहीं बनेगा। म्यूजिक के बारे में आप जानते हैं कि औरंगजेब ने डिसअप्रूव किया था पेंटिंग्स को भी। उसने डिसअप्रूव किया, उसने कहते हैं पेंटिंग और म्यूजिक को डिसअप्रूव किया। नॉर्थ स्टाइल पेंट जो म्यूजिक थी पॉपुलर हुई मुगल कोर्ट में, ख्याल डेवलप हुआ मुगल कोर्ट में, और ठुमरी पॉपुलर हुई। द न्यू सेट ऑफ लिटरेचर में कबीर, तुलसीदास, सूरदास। अब देखते हैं मुगल एम्पायर का फॉल क्यों हुआ। भाई फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब की डेथ होती है 707 और मराठा फाइटिंग कर लेते हैं, और साहू ने तब तक मनसबदारी एक्सेप्ट करी। और जब बहादुर शाह की डेथ होती है 1712 में, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है और मोहम्मद शाह उस बात पे, और ब्राह्मण जो मिनिस्टर है पेशवास के, वह एक सत्ता के केंद्र मराठों को बोलने लगते हैं। तो जो मुगल साम्राज्य का पतन था कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद, एक सवाल बहुत आता है कि औरंगजेब के बाद कौन शासक हुआ था। तो बहादुर शाह को 1707 में सत्ता मिलती है और उसका 4 साल का छोटा सा शासनकाल होता है। मराठा at this time was not in a position to create a serious problem for Mughals. Why? They were fighting among themselves. अपने आप में लड़ रहे थे। जो मराठा राजा साहू था उसने एक्सेप्ट कर लिया मनसब इन द मुगल एम्पायर। उस समय रिवोल्ट सिक्का हो रहा था और बंदा बहादुर का समय आ रहा था, और उस समय मराठे ऑर्गेनाइज हो गए। ब्राह्मण जो मिस्टर पेशवा थे उनके अधीन में, और अफगान सेटल्ड कर गए रोहिलाखंड में। 3 इंपॉर्टेंट जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, हैदराबाद, बंगाल एंड अवध। हैदराबाद, बंगाल और अवध। उसी समय नादिर शाह का उसी समय आक्रमण होता है। 1739 में नादिर शाह का उसी समय आक्रमण होता है। और नादिर शाह ने जो 1739 में अटैक किया, उस अटैक ने मुगल सत्ता को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। उसने सिटी को इन्वेड किया, मुगल ने सबमिट कर दिया, और जो फेमस पीकॉक थ्रोन था शाहजहां का, कोहिनूर, दोनों वह लेकर चला गया। जो अफगान जो एडवेंचर था वो फॉलोड इन द फुटेज ऑफ द नादिर शाह। अब नादिर शाह के बाद जो अफगान थे वो लगातार अटैक कर रहे थे, और अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब को जीत लिया। अब एक सवाल हमेशा आता है कि भाई मराठा नॉट अटैक डायरेक्टली टू मुगल एम्पायर। मराठा डिड नॉट डायरेक्टली अटैक द मुगल एम्पायर। व्हाई? Because they wanted to establish their control by using the now rather weak emperor. क्योंकि वह वीक एम्परर चाहते थे, सीधा कंट्रोल करने के बजाय वीक एम्परर उनको बेहतर कर रहा था। सवाल क्या बन गया? Why मराठा not attack directly to the Mughal emperor? What's answer? क्योंकि they wanted to establish their control. वह अपना कंट्रोल चाहते थे।
अब उस कंट्रोल के लिए वीक एम्परर बेहतर था, रादर देन टू कैप्चर द थ्रोन। उन्होंने सोचा कि वीक एम्परर बेहतर होता है। अब उसी समय उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया अहमद शाह अब्दाली से, और पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि कौन शासन करेगा, फैसला यह कर दिया कौन शासन नहीं करेगा, और मराठा डिफीट हो गए और नॉर्दर्न इंडिया से पूरी तरह से विड्रॉ हो गए। नॉर्दर्न इंडिया से मराठी फिनिश हो गए। अब मराठों का नॉर्दर्न से फिनिश होना इंग्लिश मैन के लिए एक मौका दे गया, इंग्लिश को मौका दे गया। तो 1761 का पानीपत का युद्ध इस बात का फैसला नहीं कर रहा था तो हु विल रूल इंडिया, फैसला ये कर रहा था कि हु विल नॉट रूल द नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया को रूल करने का उनका सारा का सारा सपना समाप्त हो गया। उस समय यूरोपियन ट्रेड का जो एडवांटेज शुरू हो गया। अब जो यूरोपियन ट्रेड शुरू होता है उनके पास दो बड़े एडवांटेज थे। जो यूरोपियन ट्रेड होता है, यूरोपियन का दो बड़े एडवांटेज थे। पहला, इन प्लेस ऑफ मुगल एम्पायर ए नंबर ऑफ स्टेट वहां खड़े हो गए, तो उनसे संघर्ष करना आसान हो गया। आप याद करिए कि औरंगजेब के समय में इनको कंट्रोल किया गया, इन्होंने फाइट दिया, लेकिन जब छोटे छोटे राज्य हो गए तो मुगल एम्पायर यूरोपियन के पास दो खास बात थी। एक कि दे हैड द टू बिग, फर्स्ट इन प्लेस ऑफ मुगल एम्पायर ए नंबर ऑफ स्टेट अराइजन, मराठा, हैदराबाद, अवध, बंगाल, मराठा। अब ये सब कहाँ है? यहाँ पर पहले शक्तिशाली मुगल हुआ करते थे, तो मुगल से लड़ना आसान नहीं था। जब उनकी जगह ये छोटे छोटे राज्य आ गए तो उन छोटे छोटे राज्यों को संघर्ष करना आसान। दूसरा, यह रास्ते था समुद्र से, और इनके पास ये गुड सी फाइटर्स थे, सॉरी यह गुड सी फाइटर्स थे, ये अच्छे समुद्री टापू थे। और हमेशा से ही जो इंडियन एम्पायर रहे हैं वह समुद्र में कमजोर रहे हैं। जो सेकेंडरी एडवांटेज था कि वह समुद्र से आए हैं और ऑल गुड सी फाइटर्स। और जो मुगल एम्पायर था उसने कभी सी फाइटिंग के बारे में सोचा नहीं, सामुद्रिक शक्ति के बारे में मुगल एम्पायर कभी नहीं आए। तो इन दो कारणों से अंग्रेजों का भारत पर कब्जा करना आसान हुआ। ये दो महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण उनका कब्जा करना आसान हो। अब ये ट्रेडिंग कंपनी क्यों कहा? व्हाई दे कॉल्ड ट्रेडिंग कंपनी? व्हाई दे कॉल्ड ट्रेडिंग कंपनी? चूंकि वह शेयर करते थे एक्सपेंसेस एज प्रॉफिट ऑफ ट्रेड। यह ट्रेडिंग क्यों है? ये है एक्सपेंस और प्रॉफिट दोनों शेयर करते थे। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए वह इंडिविजुअल नहीं आए, वह एक बैंड में आए, टुगेदर आए और फॉर्म किया ट्रेडिंग कंपनी। वो शेयर करते थे एक्सपेंसेस एज वेल एज द प्रॉफिट्स ऑफ ट्रेड। और जो तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द कमिंग ऑफ यूरोपियंस वेर मेनी। अब क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे यूरोपियंस के इंडिया आने? कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। There are so many factors responsible why they came into the India. There are various factors responsible to why the Europeans came into the India. Number one, demand for Indian goods. जो इंडियन गुड्स की डिमांड थी बहुत ज्यादा थी। नंबर टू, अरब है कंट्रोल और ट्रेड। जो अरब था उनका कंट्रोल था ट्रेड पे और वो हाई प्राइस मांगते थे। तो यूरोपियन ने सोचा कि जो ट्रेडिंग है वो डायरेक्टली क्यों ना करें। अरब करते थे इंडिया से, अरब इंडिया और फिर यूरोप आता था। तो इधर हो गया इंडिया, इधर हो गया अरब, इधर हो गया यूरोप। तो अब इंडिया से उन्होंने लिया और महत्व सीधे करते हैं, इनको हटा देते हैं, मिडिल मैन को हटा देते हैं।
तो इंडिया से हमारा ट्रेड सीधा हो जाएगा, तो उससे क्या हो गया, प्रॉफिट के इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तो अरब का जो कंट्रोल था ट्रेड पे, जो हाई प्राइस मांगते थे, तो यूरोपियन ने सोचा हम ट्रेड डायरेक्टली करते हैं। यूरोप में जो मर्चेंट्स थे वह नए मार्केट की तलाश कर रहे थे, इसके लिए अपने रॉ मटेरियल्स के लिए कि चीप रॉ मटेरियल प्राप्त हो, और वह मटेरियल इंडिया में ही प्राप्त हो रहा था, और इंडिया में ही उस तरह की मटेरियल की उपलब्धता थी। अब यूरोपियन कंपनीज फॉर्म हुई, डेनमार्क की ही कंपनी हुई टैंकबार में, साउथ मद्रास। डेनिश कंपनी नॉट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ, क्यों, कंपटीशन फ्रॉम द डच। अब ये जो डेनिश कंपनी है सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, क्योंकि वह डच के सारे सवाल फिल्म्स के अच्छे सवाल हैं कि डेनिश कंपनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, जबकि डच कंपनी एशिया में आए, वह जो स्पाइसेस थे उसको को देखते हुए आए, लेकिन डच कंपनी के कंपटीशन में डेनिश कंपनी नहीं आ पाई। और डच कंपनी कहां से आई, वो हॉलैंड से आई, उसको कहा गया यूनाइटेड इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। सो क्या कहा गया, यूनाइटेड इंडिया कंपनी नीदरलैंड्स। अब जो डच इंडिया में आए, इनको स्पाइसेस मिल गए, कहा, जावा सुमात्रा में, तो उन्होंने वहां पर ट्रेड करना शुरू किया। अब इनका इंटरेस्ट इंडिया में क्या था, हॉल्टिंग प्लेस, जो इनके यूरोप साउथ ईस्ट, जो इनके शिप यूरोप से साउथ ईस्ट दिशा जाते थे। अब जो डच आए स्पाइस को खोजने, इनको स्पाइस जावा सुमात्रा में मिल गया, तो वहां से ट्रेड करने लगे। लेकिन इनका इंटरेस्ट इंडिया में क्या था, हॉल्टिंग प्लेस, जो उनकी शिप जाती थी फ्रॉम यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया, उसके हॉल्टिंग के लिए वह इस्तेमाल करते थे जो इंडिया की जमीन थी, इंडिया का जो ये था। और जो इंग्लिश थे वो टर्न किए इंडियन ट्रेड। जो इंग्लिश ट्रेडर थे वो स्पाइसेस के सर्च में आए, और डचेस ने अपने एस्टेब्लिश कर दिया साउथ ईस्ट एशिया में। इंग्लिश ट्रेडर स्पाइस की सर्च करते हुए, ट्रेड करते हुए इंडिया में आ गए, और डच ने अपने आप को एस्टेब्लिश साउथ ईस्ट एशिया में। और इंग्लिश का जो इंडिया में ट्रेड था वो पार्टिकुलरली क्या थे, टेक्सटाइल के लिए, वो टेक्सटाइल ट्रेड करने लगे। उन्होंने स्पाइसेस से अपने को टेक्सटाइल ट्रेड तक मोड़ दिया, और जहांगीर के कोर्ट में उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा टू हैव ट्रेडिंग राइट्स। कहते हैं इसकी थोड़ी पहले बात की हुई थी। और फाइनली जो उन्होंने एम्बेसडर जहांगीर कोर्ट में ओनली फॉर दिस, उन्होंने जहांगीर के कोर्ट में क्यों भेजा, वाई दे सेंड ambassador to Jahangir Court? Just answer this from above 3 lines. I'm again repeating. English ने फॉर्म किया ट्रेडिंग कंपनी in 1600 and making an attempt to get trading rights in India. उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा जहांगीर कोर्ट में only for this reason and finally succeeded. उनको अंत में सक्सेस प्राप्त हुई। जो इंग्लिश की फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम, सूरत, फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड फोर्ट विलियम, और जो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम है, यह बाद में मद्रास और कलकत्ता के रूप में विकसित हुई। यह जो दो प्लेस है, यह बाद में मद्रास और कलकत्ता के रूप में विकसित हुई। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, फोर्ट विलियम कलकत्ता। और उन्होंने बॉम्बे को एक्वायर किया पार्ट ऑफ द डाउरी। जो पोर्चुगीज प्रिंसेस थी अपने साथ, जब उसने इंग्लिश किंग चार्ल्स II के साथ विवाह किया, तब उसको विवाह में दहेज के रूप में बॉम्बे प्राप्ति सवाल पहले बहुत आया करता था। और इंग्लिश इस बात में सक्सेसफुल हो गए, तो डच और पोर्चुगीज को भारत से बाहर निकालने में वो सक्सेसफुल हो गए। तो इंग्लिश ग्रेजुअली सक्सेसफुल हो गए, आउस्टिंग डच एंड पोर्चुगीज फ्रॉम इंडियन ट्रेड। अब पोर्चुगीज क्या थे, वो अनपॉपुलर थे इंडिया में। बिसाइड्स सी पावर, बिसाइड्स इंग्लिश सी पावर जो उनकी ज्यादा थी,
पोर्तुगीज और जस से, और उन्होंने इंग्लिश को हेल्प किया इंडियन ट्रेड को कैप्चर करने में। और 1703 में जो दो कंपनी थी, दोनों कंपनी मर्ज होके यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स बन गई। और 1664 में फ्रेंच कंपनी इंडिया आ गई। इन 1664 फ्रेंच ने फॉर्म किया एक कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, और उनकी स्टैब्लिशिंग फैक्ट्री पौंडीचेरी। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जहां पर इनकी वहीं पर स्टैब्लिश हुई जहां पर एंशिएंट रोमन स्टेशन अरिकामेडू हाईवे 6 किलोमीटर का हो गया, कि जो फ्रेंच की फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई वो उसी जगह पर हुई जहां पर एंशिएंट रोमन में फर्स्ट सेंचुरी एडी में रोमन ट्रेडिंग स्टेशन अरिकामेडू हुआ करता था। अब मुगल शासन का डिक्लाइन कैसे हुआ? व्हाट इज रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? पहला क्या है? वीक सक्सेसर। जो मुगल एम्पायर के सक्सेसर थे औरंगजेब, बड़े वीक थे। तो इस बात को वह एम्पायर का जो ब्रेकिंग था, दे वर अनेबल टू प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ द एम्पायर। सेकेंड, they did not able to have the respect of their people। तो क्या है एक रीजन? क्या हो गया कि वह वीक सक्सेसर थे, वह जो ब्रेकिंग ऑफ एम्पायर था उसको वह कंट्रोल नहीं कर पाए। थर्ड, did not have the respect of their people। फोर्थ, जो वॉर ऑफ सक्सेशन था उसमें बहुत सी मनी जो है वह मनी और एनर्जी हो गई, और वह अपने ही ऑफिसर्स पे और कोटियर्स पे सस्पेशन करते थे, विश्वास नहीं करते थे। और जो एम्परर थे इतने वीक हो गए कि प्रोविंशियल गवर्नर जो है स्ट्रांग होने लगे, और इन सब कारणों से फाइनेंशियल ट्रबल स्टार्ट हो गया। और उस समय वह रेगुलर वॉर में इंगेज हो गया। अब इनको फाइनेंशियल ट्रबल हो गया। बाय दिस टाइम नाइदर इनफ मनी नॉर इनफ जागीर टू असाइन टू वेयर ऑफिसर्स। जो फाइनेंशियल ट्रबल स्टार्ट हुआ इस समय, न तो उनके पास पैसा था और न ही वो जागीर दे पा रहे थे। उससे क्या हो गया? जमींदार डिससेटिस्फाइड हो गए, और जब वो डिससेटिस्फाइड हो गए तो जो मुगल साम्राज्य था वह सीधा नोबल्स के कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। जो उस समय जो पीजेंट्स थे वह डिससेटिस्फाइड थे, और जो पीजेंट्स जो डिससेटिस्फाइड थे वह क्या कर रहे थे? वह जमींदारों का समर्थन कर रहे थे। और मुगल्स इतने कमजोर हो गए थे कि उनको जो एक पैसा चाहिए था अपनी आर्मी के लिए, आर्मी को मेंटेन करने पैसा चाहिए था, वह भी उनके पास नहीं हुआ करता था। तो जो पैसा ही नहीं होता था, आर्मी को जो रेगुलर सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल रही थी। और जो औरंगजेब का कैंपेन था दक्कन में, वह मुगल इनकम में एक बहुत बड़ा ड्रेन साबित हुआ। और मराठा और सिख वह लगातार मुगल एम्पायर को थ्रेटन कर रहे थे, वो लगातार मुगल एम्पायर को कमजोर कर रहे थे। अब मुगल एम्पायर लगातार कमजोर होता चला जा रहा था। अब मुगल जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वह नो लॉन्गर एफिशिएंट। अब वो एफिशिएंट बिल्कुल नहीं रह गया। जो एफिशिएंसी हुआ करती थी मुगल साम्राज्य की एफिशिएंसी में मनसबदारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक तरफ मराठे और सिख लगातार मुगल गवर्नमेंट को परेशान कर रहे थे, तो उसके लिए लार्ज आर्मी जो थी वह बिजी रहा करती थी सिख और मराठों से लड़ने में। उसमें जो सम ऑफ द रेवेन्यू वह स्पेंड हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अब वह उस तरह का एफिशिएंट नहीं रहा जैसे अकबर के समय हुआ करता था। जो मनसबदारी सिस्टम था वो चेंज हो गया कई तरह से। अब जब जो नंबर ऑफ मनसबदार थे वह अकबर की तुलना में 3 टाइम्स बढ़ गए। नंबर ऑफ मनसबदार वो अकबर की तुलना में 3 टाइम्स हो गए थे। जितने अकबर के समय मनसबदार थे उसकी तुलना में 3 गुना मनसबदार बढ़ गए थे। मनसबदार वो ऑनेस्ट नहीं रह गए थे, वह रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन कितने हॉर्सेस ट्रूप्स रखना है, मेंटेन करना है, वह ईमानदारी से नहीं क्या करते थे।
वास्तविकता है मेनी ऑफ देम हैड स्टार्टेड चीटिंग सो मच दैट द हॉर्सेस हैड टू ब्रांडेड विद नंबर। जो हॉर्सेस का जो ब्रांडेड था नंबर का वो भी बहुत कम हो गया। अकबर इंसिस्ट करता था ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को। अब ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, तो मनसबदार ऑनेस्ट नहीं रह गए और चीटिंग करते थे, ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती थी, और इन सब के साथ साथ जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वह वीक होता जा रहा था। जो प्रपोर्शन ऑफ हाई ऑफिशियल थे वो बहुत ज्यादा थे, इतना वीक था कि प्रपोर्शन ऑफ हाई ऑफिशियल थे, प्रपोर्शन ऑफ हाई ऑफिशियल्स, प्रपोर्शन ऑफ हाई ऑफिशियल्स, जो हाई ऑफिशियल प्रपोर्शन था वो बहुत ज्यादा हो चुका था। टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थी। जब जिस समय यूरोप में नए नए आविष्कार हो रहे थे, मुगल साम्राज्य का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी टेक्नोलॉजी पूरी बैकवर्ड थी। जो आर्टिलरी थी, जो कभी मुगल एम्पायर का एक प्राइड हुआ करती थी, उस आर्टिलरी की टेक्नोलॉजी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हो गई। मुगल हैड नॉट एनी इंटरेस्ट इन द लेटेस्ट मॉडल ऑफ गन्स। जो गन्स की जो टेक्नोलॉजी में जो नए मॉडल की गन्स आ रही थी, उस गन्स में मुगल का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पूरा विश्व लर्निंग की तरफ था, लेकिन नो इंटरेस्ट इन लर्निंग, सीखने में कोई इनको इंटरेस्ट नहीं था। सी पावर से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। लैक ऑफ सी पावर, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन न्यू गन्स एंड आर्टिलरी, इन दोनों से ताल्लुकात नहीं था। जो डिस्कवरीज हो रही थी वर्ल्ड में, उस डिस्कवरी से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। इनको पता ही था कि विश्व में क्या क्या डिस्कवरीज हो रही थी, विश्व में नई तरह की शिप्स आ रही थी, इनका उनसे कोई मतलब हुआ करता था। इंग्लिश जो एक एक्साइटमेंट था खोजों को लेकर, आविष्कार को लेकर, डिस्कवरीज को लेकर, उसमें कोई इनके पास इंटरेस्ट नहीं था। न्यू नॉलेज जो यूरोपियन के थिंकर्स के पास था, वो इनके पास बिल्कुल नहीं आ रहा था। जो एरिस्टोक्रेसी थी और वेल्थी ट्रेडर्स थे, seemed to be contented with the prosperity and luxury at that time, और वो किसी भी तरह के एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज में कोई इन्वेस्ट नहीं करते थे। जब यूरोप के लोग जो यूरोप के ट्रेडर्स एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे थे, भारत की जो एरिस्टोक्रेसी वेल्थी ट्रेडर्स थे, उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा लग्जरियस थी, मनी उस पर खर्च की जा रही थी, और मुगल्स एक स्प्लेंडर में रहा करते थे। द aristocracy, the nobles also busy in the splendors. The rich compete with each other in the grandeur of their homes, the elegance of their clothes, the costliness of their jewels. तो यह जो उनका वेल्दी वर्ग था, जो लग्जरियस लिविंग थी, उसमें कंपटीशन था, कपड़ों में, शान शौकत में, अपूर्वे में, और अपने आसपास जो पोएट्स और आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, वह सिर्फ उनकी प्रशंसा किया करते थे। तो क्या हो गया, ये सारी चीजें हाई स्टेटस का एक सिंबल बन गई। ड्रिंकिंग होने लग गई, और दे वर इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग टू सेव इट। मुगल एम्पायर अपने आप में समाप्त हो गए। एडवांस स्टडी हम करते हैं कल्चर में, हम ऊपर करते हैं एडवांस स्टडी ऑफ द कल्चर। मेरे ख्याल से आज का बहुत है।